हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। इसी के साथ जो है मैं ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे कैसे काम करती है एंड वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे क्यों नहीं है, ये भी हम सारे इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो ऐसा लेटेस्ट कंटेंट जो है वो डेली जो है सुन सकें और अपनी नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को जो आज की वीडियो का एजेंडा है पहले वो क्लियर कर दूं कि आज हम क्या कुछ जो है वो कवर करेंगे। तो वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ वो है सेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इन दोनों की एडवांटेजेस लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम एंड एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम के रिगार्डिंग मैं कुछ यूज़ केसेस है जो वो भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है सेंट्रलाइज सिस्टम कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके रिगार्डिंग, जिसके अराउंड फर्दर बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं या सिस्टम्स लगा लो जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं। लाइक मेरे अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को एक बड़े ही जनरल एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं मान लेता हूँ कि आप लोग एक बढ़िया बहुत अच्छी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनके कुछ डेटाबेसेस भी होंगे। अब डेटाबेसेस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आप लोग उनकी कंपनी से एग्जिस्ट करते हो तो उनको भी कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनके अंदर क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा कहाँ रखेंगे? एक डेटाबेस में रखेंगे। अब एक डेटाबेस में रखेंगे, वो मल्टीपल डेटाबेसेस नहीं यूज़ करते हैं। अब लाइक मैं मान लो एक्स वाई जेड एक कंपनी है, उसके अंदर एक डेटाबेस है, उसके अंदर क्या है 50 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी के अंदर मान लो 10,000 HR हैं और वो HR क्या हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करते हैं। अब उन 10,000 जो HR हैं उनको 50 लाख एम्प्लॉयज़ का नाम नहीं पता, उन वो किस टीम में काम करते हैं वो नहीं पता, वो किस प्रोजेक्ट पे अलाइन हैं वो नहीं पता, उनके पास क्या एसेट्स हैं वो नहीं पता। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? उस कंपनी के डेटाबेस में से आएगी। वो डेटाबेस क्या होगा? एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि वो एक है, वो मल्टीपल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी के डेटाबेस जो है वो यूएस में भी पड़ा है, इंडिया में भी पड़ा है और चाइना में भी पड़ा है, पाकिस्तान में पड़ा है, मतलब हर एक कंट्री का अलग अलग डेटाबेस है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंपनी का जो डेटाबेस है अगर मान लो यूएस में है तो वो यूएस के ही अंडर उसका डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। उसी में से वो सारी इंफॉर्मेशन जो लेके आते हैं एम्प्लॉयज़ की, वो वहाँ से ही उसको गेट, फेच या आप कह सकते हो क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लो वो सिस्टम डाउन पड़ जाता है तो वो एम्प्लॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट कर देंगे। अगर उसमें से डेटा करप्ट हो जाता है तो वो एम्प्लॉयज़ की क्या इन्फॉर्मेशन लॉस कर देंगे। वो उनको पता नहीं चलेगा कि उनके सिस्टम के अंडर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं। तो इसी रिगार्डिंग ये इसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है, जो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है वो कहाँ स्टोर्ड है? एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंडर स्टोर्ड है। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो आप सुन लें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन सिस्टम के एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि भी हमारा जो सारा डेटा है वो एक पॉइंट पे पड़ा है, मल्टीपल पॉइंट्स पे नहीं पड़ा है, ताकि जो हमें है कि भी अलग अलग जगह पे ना ढूंढना पड़े। तो सबसे पहला एडवांटेजेस ये है। इसमें जो कॉस्ट है मशीन्स की वो कम लगती है, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब ये एक डिसएडवांटेज होगा। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हो जाती है? अब मान लो एक ही एम्प्लॉय जो है वो 10 प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज तो करना पड़ेगा ना डेटाबेस के अंदर, ताकि जो हम है कि उस एम्प्लॉय का जब वो उसका इंक्रीमेंट हो तब उसका डेटा जो है फेच किया जाए, पता चल सके वो किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब क्या
कि अगर मान लो कि मेरा जो डेटाबेस था, मैं ये सोच के चल रहा था इनिशियल टाइम पे कि मेरा जो डेटाबेस है वो 1 GB का एग्जिस्ट करेगा, बट अभी क्या है कि मेरे 50 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, इतना बड़ा डेटाबेस है, तो उसके अंदर मेरा हो सकता है कि 1 GB से जो है वो एक्सटेंड कर जाए उसकी मेमोरी, तो उसको मेंटेन करने का जो है वो मतलब डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना। लेस पॉसिबिलिटी है कि भी हम जो डेटा बैकअप है वो भी कर पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि 50 GB का डेटाबेस है तो उसको क्या बैकअप करना भी ईजी नहीं होगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, वो ग्रेसफुल भी नहीं होगा। अब मान लो कि मैंने अभी बताया कि जैसे कि एक एम्प्लॉय जो है वो 10 प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है, तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन होगी डेटाबेस की जो इतनी अच्छी नहीं होगी। सेंट्रलाइजेशन सिस्टम की क्या है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है, वो हाईली डिपेंडेंट होता है। अभी जैसे मैंने बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, एक पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेरा डेटाबेस जो है वो करप्ट हो जाएगा, कोई हैकर आके उसको हैक कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा डेटाबेस लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या है, डाटा किसी का ले पा रहा हूँ, नहीं पा रहा। तो इसमें क्या है, ये सारी उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ अभी हमारे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के बारे में कि उसमें क्या होता है, वो पॉपुलर क्यों है, उसको कंपनीज जो हैं वो उस पर क्यों शिफ्ट होना चाहती हैं। सबसे पहली बड़ी एग्जांपल जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आजकल लोगों के माइंड में बिटकॉइन ये क्रिप्टो करेंसी, ये फलाना ढिमकाना, ये सारा घूम रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड है। बट वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है क्या, एक्चुअल में क्या है। बेसिकली जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, अगर मैं उसको सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए बोलूं कि मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, मतलब एक डेटाबेसेस के मल्टीपल क्लोन्स हैं। क्लोन का मतलब क्या है, मतलब डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे 3 डेटाबेसेस हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के। अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो मैं मान लो उसका डेटाबेस 1 में जो है रिकॉर्ड डाल रहा हूँ। अब डेटाबेस 2 जो डेटाबेस 3 है वो क्या है कि सिंकअप है डेटाबेस 1 के थ्रू, एंड उसमें क्या है कि जब भी कोई नया रिकॉर्ड आता है तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं कि भाई जब भी तेरे पास कोई नया रिकॉर्ड आएगा तो वो तू हमें भी ट्रांसफर करेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो डेटाबेस 1 भी जो है वो हमारा करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, डाउन पड़ जाता है, तब भी हम क्या है कि डेटा लेके आ सकते हैं। वो कहाँ से, डेटाबेस 2 एंड डेटाबेस 3 से। तो ऐसे जो है डिसेंट्रलाइजेशन काम करता है। अब मान लो, अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको एडवांस टॉपिक है जो वो भी कवर करना चाहता हूँ कि मान लो कि मेरे जो इसमें मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, अब मैं उसमें क्या करता हूँ कि कोई हैकर आ गया, ठीक है, वो कह रहा है कि भी ये एम्प्लॉय है, ऐसा एम्प्लॉय है, वैसा एम्प्लॉय है, ऐसा कुछ है, इसके पास 50 लाख प्रोजेक्ट हैं या इसके पास 5,000 प्रोजेक्ट हैं। तो वो हम कैसे उसको पता लगा पाएंगे वो इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल्स है कि ट्रू है। उसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीपल डेटाबेसेस की इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। लाइक अगर अभी मैंने एक जो एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 3 डेटाबेसेस हैं, अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं कोई डेटा जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेजॉरिटी विन यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो लागू करता हूँ कि अगर मेरा 51% जो है, मतलब दो डेटाबेसेस अगर बोलेंगे कि भी हाँ भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रू है, तो मैं उसको अपने सिस्टम में इन्वॉल्व कर लूँगा। अदरवाइज क्या है कि मैं उसको अपने सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं दूंगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, इसीलिए ये सिक्योर है, इसीलिए जो ये क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट है, बिटकॉइन का कंसेप्ट है, या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर इसीलिए मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो है कि एक सेंट्रलाइज पॉइंट नहीं है, आप मल्टीपल सोर्सेज से जो है डेटा लेके आ सकते हैं एंड उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। सेंट्रलाइजेशन पे ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। लाइक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम की अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो वो है बैंक। वो क्या करता है, एक ही डेटाबेस के ऊपर अपनी सारी इंफॉर्मेशन रखता है, तो उसी के साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल इंफॉर्मेशन भी है जो वो रखते हैं। क्यों, वो कॉपी पे नोट डाउन करते हैं कि इस बंदे का इस खाते के अंदर 1,000 रुपया 10,000 रुपया जो है जमा हो चुका है। तो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे हमें ये रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना पड़ता, फिजिकल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। उसमें हम क्या कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो डाल देते हैं। डेटाबेस को एक चीज़ के साथ और रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है नोड्स, NODES, नोड्स। इसको भी हम एक प्राइमरी जो है डेटाबेस मतलब काइंड ऑफ डेटाबेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने
वही डिस्कस करना है, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि उसकी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्या होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको डिसेंट्रलाइजेशन लिखना भूल गया पीपीटी में, तो यहाँ पे बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइज नहीं है। तो ये जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन के हैं गाइस, ध्यान रखना। तो उसमें क्या है कि क्विक डिसीजन मेकिंग है। अभी मैंने जैसे बोला कि मैं अगर कोई हैकर कोई इंफॉर्मेशन गलत पास करना चाहता है तो उसमें क्विक डिसीजन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, मेजोरिटी जो है उसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है कि अगर दो डेटाबेसेस बोल रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाता है, अदरवाइज क्या है वो इन्फॉर्मेशन ट्रू हो जाती है अगर वो बोलें भी हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है। एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है, ऑब्वियसली बात है कि उनके बीच में एफिशिएंट कम्युनिकेशन है। वो कैसे है कि उनके सारा जो डेटा है, डेटा रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या है सिंकअप में है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है तो वो सभी में सिंक हो जाता है, तो इसलिए उनका जो कम्युनिकेशन है वो भी बेटर है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज सिस्टम। बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल मतलब हमारा नहीं है कंट्रोल, बट क्या है कि उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। वो सारी नोड्स के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट वो सिस्टम जो है वो कंट्रोलाइज्ड है। वो कैसे मतलब उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अगर हम उसके अंदर सही सही चीज़ें जो हैं वो अगर डालते रहें तो वो ऑब्वियसली बात है वो सिस्टम क्या हो गया, एक कंट्रोलाइज्ड सिस्टम हो गया, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेटिस्फैक्शन ह्यूमन नीड्स, वो ऑब्वियसली बात है कि वो ट्रस्ट वर्दी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के, तो वो ह्यूमन नीड्स को जो है सेटिस्फाइड करता है। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है कि वो एक्सपेंसिव होता है। अब ऑब्वियसली बात है मेरा डेटाबेस 1 है, डेटाबेस 2 है, डेटाबेस 3 है, तो अगर मैं उसको अलग अलग नोड पे जो है डिप्लॉय करता हूँ, अलग अलग इंस्टांस है, अलग अलग सिस्टम है, तो उसकी कॉस्ट भी तो मेरे को पड़ेगी। तो उसकी जो होगी वो एक डिसएडवांटेज होगी कि उसकी जो कॉस्ट मेरे लिए मैटर करेगी वो ज़्यादा होगी, तो वो एक्सपेंसिव होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या आते हैं कि इससे क्या होता है कि जो सरकार है हमारी, जो गवर्नमेंट है, उनको क्या होता है कि कम फायदा होता है। क्यों, इसमें उनका जोर नहीं चलता। ये क्या करता है, टोटली सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो सही इंफॉर्मेशन है वो वही लागू होगी, ऐसा नहीं है कि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन आके वो अपना राज चलाने लग जाएगी। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। आशा करता हूँ आप लोगों को दोनों टॉपिक्स जो होंगे वो समझ में आ चुके होंगे। गाइस यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे मत जाना, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप जो लोग हैं वो ऐसा डेली कंटेंट पाते रहें एंड अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो और भी गेन करते रहें, ताकि आप लोग जो है इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ हर एक चीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।